गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग के लिए क्लास ट्वेल्थ का एक अच्छा चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन आप लोग के पास लेके आया हूं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए मैं क्या करूंगा, इसको बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा। बेसिक लेवल से हायर स्टैंडर्ड तक हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कोई जरूर नहीं कि आपको चीज़ें आती हैं तो आप इसको नहीं पढ़ोगे, कुछ चीज़ें आपको आएंगे भी यहाँ पे, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है लिक्विड सॉल्यूशन? मींस लिक्विड का सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मींस लिक्विड का सॉल्यूशन। आपको पता है बचपन से आप पढ़ने आते हो क्या कि जो सॉल्यूशन है दो सब्सटेंस से बना हुआ होता है और दोनों होमोजीनियस होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। वो कौन कौन? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है क्या, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सबसे पहला जो चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन के बारे में हम सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए लिखा हुआ एकदम, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाते के साथ साथ हम लोग चैप्टर को एंड तक पढ़ेंगे। ठीक, ये है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस हेट्रोजेनियस आपने पढ़ा है। होमोजेनियस मतलब सेपरेट पार्ट, अलग अलग पार्ट वाले। तो सॉल्यूट अलग होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, अलग होगा। तो ये है इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट से बना होता है। जैसे आपसे कोई बोले कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन बोलिए तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। इट कंस्टिट्यूट ऑफ 2 पार्टिकल्स। 2 चीज से, वो दोनों चीज क्या क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। देखने में ऐसा जनरली माना जाता है क्या कि जो चीजें थोड़े हार्ड लगेंगी उसको आप सॉल्यूट मान लोगे और जो थोड़े सॉफ्ट लगेंगे उसको क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, उसको आप सॉल्वेंट मान लोगे। जैसे चीनी और पानी आपको दे दिया जाए तो जनरली बच्चों को ये सिखाया जाता है क्या कि चीनी है बाबू ये हार्ड है तो ये सॉल्यूट हो गया और जो पानी है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये जनरली चलता है। ठीक, तो वहीं यहाँ पे मैं बोला हूँ कि देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। इतना सबको पता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये बोल रहा है कि अगर फिजिकल कंपोनेंट दोनों का सेम हो, इफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ इज सेम, देन सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम दिया गया हो, अगर लिक्विड में सॉल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो, अगर सॉलिड में सॉल्यूट भी हो और सॉल्वेंट हो, या गैस में सॉल्यूट भी हो या सॉल्वेंट कुछ भी हो, अगर दोनों का फेज सेम हो, मतलब दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या तो गैस फेज में हो, दोनों का फेज अगर सेम हो तो ऐसा ये जनरली माना गया है क्या कि सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉलर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर अमाउंट में होता है। जनरली ये माना गया है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि एक ग्लास पानी है आपके पास और उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाला। कौन ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है और वहाँ पे चीनी क्या है, कम है। तो ज़्यादा यहाँ पे कौन है, ज़्यादा यहाँ पे पानी है, तो पानी हो जाएगा क्या यहाँ पे, सॉल्वेंट, और चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन वही क्या किया कि आपके पास 1 बोरा चीनी है, 1 बोरा चीनी में आप 1 गिलास पानी डाल दिए तो पानी की एग्जिस्टेंस रह जाएगी, पानी क्या हो जाएगा, उसी में घुल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन खत्म हो गया, यहाँ पे पानी खत्म हो गया, यानी कम है ये पानी। तो जहाँ पानी कम है वहाँ हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूट है। और वहाँ चीनी क्या बन जाएगा, वहाँ चीनी बन जाएगा सॉल्वेंट बन जाएगा, है कि नहीं। अब क्या हुआ, सॉल्वेंट मान लीजिए 1 है आपके पास, सॉल्वेंट क्या है, 1 है, वाटर है। एक ग्लास में आप 1 ग्लास पानी रखे हो, उसमें क्या करते हो, एक बार आपने शुगर डाला, मीन्स 1 सॉल्यूट डाला और सॉल्वेंट कितना है, 1 हमारा पानी ही है। तो 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, 2 हो गए, है कि नहीं। हुआ क्या कि आपके पास ग्लास है, 1 ग्लास पानी है, उसमें आपने क्या किया, चीनी भी डाल दिया और 1 चम्मच क्या डाल दिया, नमक भी डाल दिया। तो कितने सॉल्यूट आपने मिला दिए, 2 सॉल्यूट मिला दिए। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, 1 गिलास पानी में कभी 1 सॉल्यूट डालेंगे, कभी 2 सॉल्यूट डालेंगे, कभी 3 सॉल्यूट डालेंगे। तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो 3 टाइप के हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है। तो आप बोल सकते हो क्या कि सॉल्यूशन कैन बी, जो सॉल्यूशन होता है वो बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है और क्वार्डनरी हो सकता है। देखिए यहाँ से बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है 2, मीन्स 1 सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट। दूसरा क्या है, टर्नरी, टर्न मतलब 3, 1 सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट। वहीं लिखा हूँ देखिए, नंबर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट सॉल्यूट बाइनरी केस में 1 था, टर्नरी केस में 2 हो गया। और क्वार्डनरी मतलब 4 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया, क्वार्डनरी में सॉल्वेंट होगा 1 और सॉल्यूट कितना होगा,
3 होगा। तो बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? तो सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बाइनरी, टर्नरी और क्वार्डनरी। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये कंसेप्ट में किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या होता है कि जब सॉल्यूशन बन गया, इसमें मेन हमको सॉल्यूशन बन गया तो हर टॉपिक अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन जब बन गया हमारे पास तो सॉल्यूशन तैयार कर लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आगे चल के बताऊंगा जो सॉल्यूट होगा ना, जो सॉल्यूट हम लोग चीनी नमक डालते हैं, हम लोग को 2 काइंड के सॉल्यूट पढ़ने। कितने काइंड के सॉल्यूट पढ़ने हैं? 2 काइंड के। कौन कौन से? देखिए याद रखिएगा, एक होता है वोलाटाइल सॉल्यूट, एक होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। 2 वर्ड, एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक है अनकंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है? वोलाटाइल बोले, वोलाटाइल को बोलते हैं वाष्पशील। क्या बोलते हैं? वाष्पशील। ऐसा सॉल्यूट जो क्या करे, गर्म करने से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, है कि नहीं? उसको बोलते हैं वोलाटाइल, मतलब वाष्पशील है। एक है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपोराइज नहीं होता है। आगे चल के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसमें वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल बहुत बार रिपीट होगा। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनकंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपको बताऊं, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो कंसंट्रेटेड होगा, और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होगी वो क्या होगा? अनकंसंट्रेटेड होगा, है कि नहीं? अब देखिए पढ़ना है आपको कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर कहने का मतलब क्या है? ये वेपर के प्रेशर के बारे में हमको पढ़ना है। तो वेपर का प्रेशर कब लगेगा? आपको पता है कब लगेगा? एक मान लीजिए एक कंटेनर में पानी ले लिया हूँ, वाटर ले लिया हूँ, उसको गर्म करते हैं, जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो क्या होता है? पानी वहाँ से वेपोराइज होकर ऊपर जाएगा। जब पानी वेपोराइज होकर ऊपर जाएगा तो कोई प्रेशर लगाएगा? वो नहीं लगाएगा। लेकिन वही क्या करेंगे, किसी पिस्टन से या किसी बर्तन से उसको जब ढक देंगे तो क्या होगा? उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, उस भाप का रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अब चाहेगा वो जो वाष्प है, जो भाप है, वो क्या चाहेगा कि उस पिस्टन को हटा के क्या करे? बाहर निकले। तो वो क्या करेगा? उस पिस्टन पे क्या लगाएगा? वो प्रेशर लगाएगा। देखिए यहाँ पे जब पानी को गर्म करेंगे तो पानी यहाँ से क्या होगी? इवापोरेट होकर ऊपर जाएगी। तो क्या करेगी? जो यह पिस्टन लगाया हूँ, ऊपर से ढका हूँ, जिस बर्तन से क्या किया ढका हूँ, उस बर्तन पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा कि भाई हट, मुझे क्या कर, जाने दे, मुझे जाने दे। लेकिन ये बोलेगा मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, है कि नहीं? तो वो प्रेशर लगाएगा। तो किसका प्रेशर है वो? तो वेपर का प्रेशर है, जो भाप है उसका प्रेशर है कि नहीं? तो जो भाप है उसका प्रेशर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। नाम से डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा कि ये है वेपर प्रेशर, दैट मीन्स वेपर का प्रेशर, है कि नहीं? वेपर प्रेशर मीन्स वेपर का प्रेशर। मान लो तुमको क्लास में जाने का मन है, टॉयलेट करने के लिए, सर छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो क्या करोगे? प्रेशर नहीं लगाओगे, ना हम जाएंगे, ना हम जाएंगे, ना हम जाएंगे, सर बोले तुमको नहीं जाने देंगे। तो प्रेशर लगा रहे हो ना। तो ये भी बेचारा निकलना चाहता है, लेकिन पिस्टन उसको क्या कर दिया है? रोक के रख दिया है। तो वो भी क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये प्रेशर लगाएगा, जिस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या? वेपर प्रेशर। अब एग्जाम में लिखना होता है, तो लिखना कैसे जाओगे? अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो लिखना आप लोग जान जाओगे, अपने से लिख लोगे, क्योंकि इतना तो गधे हो नहीं आप लोग कि थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन सेंटेंस इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। तो बाबू इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। किसको? कंसेप्ट को। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो 4 साल बाद भी क्या होगा ना, होता है क्या, आप 10th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, और कुछ दिन बाद चीज़ें आपको याद नहीं रहती। आपको लाइफ टाइम के लिए याद करना है ना। 1 साल पढ़ के एग्जाम क्रॉस थोड़े करना है, हमको लाइफ टाइम के लिए याद करना है कि आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन होंगे, उसको भी क्या करेंगे? आप सिखा दीजिएगा, उसको भी आप बताइएगा कि देखो वेपर प्रेशर क्या होता है कि नहीं? तो देखिए मैं यहाँ भी लिखा हूँ, क्या देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड का वेपर का जो प्रेशर लगता है ना, वही क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड। कब? जब उसको टेम्परेचर देंगे तब ना। जब उसको टेम्परेचर देंगे तब तो गर्म होगा, जब उसको गर्म करेंगे तभी तो उड़ेगा वो, है कि नहीं? तो वही बोल रहा हूँ कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। कब? गिवन टेम्परेचर पे, है कि नहीं? अब एक चीज यहाँ बता रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम पे क्या है? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है? सिमिलर होता है। देखिए कभी आपने घर में चावल बनते देखा होगा, चावल बनते देखे हैं आप लोग। चावल बनने में क्या होता है? देखें, पानी को जब गर्म करते हैं, जो ऊपर से ढका गया होता है, जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं, हटाती होंगी तो उसमें से पानी गिरने लगता होगा, है कि नहीं? उसमें से क्या गिरने लगता होगा? पानी गिरने लगता होगा। तो जो भाप गर्म होकर उड़ गया है, वही भाप ठंडा होकर फिर पानी जो बन जा रहा है, आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में, इसको बोलते हैं क्या? वाटर साइकिल, जल चक्र बोलते हैं ना। वाटर साइकिल में क्या होता है? जल चक्र होता है। क्या होता है जल चक्र? जब बारिश की बूंदे, यहाँ पे चाहे पानी जो धरती पे है वो गर्म होकर ऊपर जाता है, और वही पानी ठंडा होकर छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है, और वही बूंदे फिर क्या आ जाती है? धरती पे आ जाती है। इसको ना बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वही कहानी यहाँ भी होगा, जो पानी भाप
बन के उड़ेगा ना, जो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा और पिस्टन में चिपकेगा वहाँ से, फिर पिस्टन क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा, फिर वही पानी बन के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो पानी भाप बन के उड़ रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ से ठंडा होकर फिर पानी नीचे गिरने लगेगा, देखिएगा आप लोग घर में पानी गर्म करके चेक कर सकते हैं, पानी गर्म कीजिएगा, पिस्टन को हटा दीजिएगा, देखिएगा उसमें से भी पानी गिरने लगेगा, है कि नहीं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो याद रखिएगा, इवापोरेशन के लिए गर्मी चाहिए, क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, और कंडेंसेशन के लिए थोड़ा सा ठंडा चाहिए। जहाँ ठंडा होता तभी तो पानी बनेगा। बहुत सारा प्रोसेस आपने क्लास 9th में पढ़ा था, क्या फ्यूजन पढ़ा था, सब्लिमेशन पढ़ा था, है कि नहीं, फ्रीजिंग पढ़ा था, मेल्टिंग पढ़ा था, स्मेल्टिंग, बहुत सारा प्रोसेस है कि नहीं। तो वही कहानी क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि जिस रेट से पानी इवापोरेट होता है उसी रेट से पानी क्या होता है, कंडेंस भी होता है। दैट मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होंगे, दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं। कहाँ होते हैं दोनों जब इक्विलिब्रियम पे हो गए तो यही क्या है, जो पानी का प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक चीज यहाँ लिखा, देखिए जब पानी ठंडा होकर नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और जो गर्म होकर ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन किसका फंक्शन होगा, इवापोरेशन फंक्शन होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। आपको पता है दो तरह का टेम्परेचर, जैसे आप लोग जनरली मेजर करते हो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, लेकिन यहाँ क्या है, कैपिटल टी। ध्यान देना, स्मॉल टी और कैपिटल टी में अंतर होता है। स्मॉल टी लिखूँ ना तो समझ जाना वो सेल्सियस में दिया होगा, नहीं तो फ़ारेनहाइट में दिया होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हूँ मैं, कैपिटल टी दिया हूँ। कैपिटल टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर की यहाँ पे वैल्यू होगी। और आपको पता है कि इवापोरेशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, एफ होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैथ पढ़ा हो ना, फंक्शन चैप्टर पढ़ाया हूँ, देखो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो में देखो, वहाँ क्या किया हूँ, मैथ में फंक्शन भी पढ़ाया हूँ। तो यहाँ क्या है, जितना टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जितना पानी, जितना क्या करोगे, गर्म करोगे, जितना गर्म करोगे, जितना गर्म करोगे उतना क्या होगा, भाप निकलेगा। और जितना भाप निकलेगा उतना चाहेगा हम बाहर निकले, और जितना बाहर निकलना चाहेगा उतना क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, है कि नहीं। तो वही क्या, इवापोरेशन जो है फंक्शन ऑफ किसका है, टेम्परेचर का है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब देखिए, बोथ आर एट इक्विलिब्रियम, ये कहानी आप लोग देख लीजिए। ये क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये क्या लगाए हैं, तो ये पिस्टन है बाबू। क्या है, पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। नहीं समझ रहे हो तो बर्तन समझ जाओ। क्या है, देखते हो घर पे चूल्हा पर खाना बनता है ना, उस पर रख देते हैं हम लोग, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कुछ ऊपर से ढकते हैं ना, है कि नहीं। तो ढकते इसलिए नहीं है, ध्यान दो, जितना आप क्या करोगे, आगे पढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जितना हार्ड चीज़, जितना भारी चीज़ से आप ढकोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पानी का जो गर्म वाला प्रेशर है क्या रहेगा, अंदर रहेगा, और जितना प्रेशर अंदर रहेगा उतनी चीज़ें क्या होंगी, जल्दी पकेंगी, है कि नहीं। तो ये ध्यान दीजिए। तो ये कंडेंसेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, और ये कहानी यहाँ तक की आपकी खत्म हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत आपको तो बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चे को यहाँ तक दिक्कत होगी भी, है कि नहीं, है कि नहीं। एकदम फुल एनर्जी के साथ भर रही है, एकदम क्या कीजिए, फुल एनर्जी के साथ भर रही है, और वन बाय वन चीज़ों क्या कीजिए, पढ़िए। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वो क्या करूंगा मैं, वन बाय वन यहाँ पे डील करूंगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी का वन बाय वन लाइन है। देखिएगा, इस लाइन को आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है। और जो बच्चे जेईई मेन, एडवांस और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो फुली एनसीईआरटी वन बाय वन लाइन यार पढ़ना होगा आप लोग को। तो वन बाय लाइन कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको क्या बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए पहला क्या, कि जिस तरह से आप पानी को वेपोराइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी को वेपोराइज कर रहे हो, अगर उसमें प्योर पानी हो, क्या हो, प्योर पानी हो, जैसे आप कुकर लिए हो या किसी कंटेनर लिए हो या कुछ भी लिए हो, क्या लिए हो, कुछ भी लिए हो, उसमें सिर्फ प्योर पानी है, क्या है, प्योर पानी है, तो जिस प्योर वाटर है उसके प्रेशर को यहाँ पर एक लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, एक्वस टेंशन। क्या बोला जाता है, एक्वस टेंशन। तो वही बोला है क्या, कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। पानी के प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। सब लिखवाऊंगा। दूसरा ये कि जो वेपर प्रेशर होता है कंटेनर के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्या बोला, जो वेपर प्रेशर है कंटेनर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है, देखो बड़ा सा तसली ले लिए, छोटा सा बर्तन ले लिए, और छोटा बर्तन ले लिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेपर प्रेशर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेपर प्रेशर को बस फर्क डाल सकता है कौन, कौन डाल सकता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, बाकी कोई चीज़ों पे नहीं। तो दो चीज़ आपने पढ़ लिया, क्या कि प्योर वाटर हो तो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को बोलते हैं क्या हम लोग, एक्वस टेंशन। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े कि वेपर प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है कंटेनर का कितना बड़ा है कि नहीं। अच्छा, तीसरा है क्या कि वेपर प्रेशर उसके क्वालिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है। तसली में पानी रखे हो ना, वो पानी आपका प्योर है,
ये पानी आपका गंदा है, या नाला का पानी है, या कहाँ का पानी है, कहीं का पानी हो, वेपर प्रेशर क्या होगा, सबका सेम होगा, है कि नहीं। और चौथा पॉइंट ये है क्या कि इस वाटर के बीच में, आपको पता है ना वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़ा दूरी पे होते हैं, सॉलिड वाले एकदम जकड़े होते हैं और गैस वाले बहुत दूर दूर पे होते हैं, है कि नहीं। तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल है, जितना इनका जो ये मॉलिक्यूल है, देखिए बता रहा हूँ आपको, गर्मी है, जितने ये मॉलिक्यूल हैं, क्या है, जितने ये मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा उतना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, है कि नहीं। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा उतना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, और जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और जितना जल्दी इवेपोरेट होगा उतना जल्दी क्या करेगा, यहाँ वेपर प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं। तो पूछता है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, 4 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का, कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, और इसके 4 प्रॉपर्टी आप लिखिए। तो आप क्या बोलोगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड at given temperature when rate of evaporation and rate of condensation are at equilibrium at the same temperature. Its property here, if vapor pressure of pure water is called aqueous tension. दूसरा क्या बोला आपने, vapor pressure does not depend on size of container. तीसरा क्या बोला, vapor pressure does not depend on क्वालिटी ऑफ लिक्विड टेकन, किस तरह का लिए हो, साफ लिए हो, गंदा लिए हो, कुछ भी लिए हो। और चौथा क्या लिखोगे, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी वेपर प्रेशर, है कि नहीं। जितना इनके बीच क्या होगा, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना जल्दी ये टूटेगा और उतना जल्दी क्या करेगा, ये वेपर प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है क्या कि जितना आपको पता है हीटिंग से क्या होता है, इसको तोड़ना है, टूटेगा, ऐसे नहीं टूट रहा है, थोड़ा सा यहाँ गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हीटिंग से क्या होती है, बॉन्ड टूटते हैं, क्या होता है, हीट करने से बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तो यही कहानी मैं यहाँ पे पूरा लिखा हूँ, 1 बाय 1 पूरा चार्ट को क्या कर दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी को लिखूंगा और उसके बाद अपने अगले कंसेप्ट पे चलेंगे फुल एनर्जी के साथ। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। इसको जल्दी से लिखो, आप लोग जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, तो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताया था उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 डील करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि इन केस ऑफ H2O, पानी के केस में वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम बोलेंगे एक्वस टेंशन। दैट मीन्स अगर प्योर पानी होगा तो पानी के केस में हम लोग बोलेंगे उसको एक्वस टेंशन। अगला है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आपको बता दिया हूँ कि सरफेस एरिया कितने बड़ा रखो कितना भी छोटा रखो, वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, बड़ा और छोटा कुछ भी हो सबका होगा सेम। तीसरा बताया हूँ क्या कि VP मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लिक्विड टेकन। इंडिपेंडेंट होता है क्या, क्वालिटी ऑफ लिक्विड टेकन, आप कहाँ का क्वालिटी, कहाँ का पानी लिए हैं, आप साफ पानी लिए हैं, गंदा पानी लिए हैं, कैसा भी वाटर आप लें, वेपर प्रेशर क्या होगा, सबका सेम होगा। अगला देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है सिर्फ का सिर्फ किस पर डिपेंड होगा, सिर्फ का सिर्फ और टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। आपको बता चुका हूँ। और कैसा होता है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगला पॉइंट यहाँ लिखा हूँ, आपको बताया था वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी वेपर प्रेशर। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। एंड वाइस वर्सा, जितना कम होगा उतना क्या होगा, वो भी कम होगा। ये 5 पॉइंट में कोई दिक्कत, ये 5 पॉइंट और वो वेपर प्रेशर वाली कंसेप्ट अगर लिखिएगा तो एग्जाम में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगला एक कहानी है बॉइलिंग पॉइंट की। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। नाम सुना है, पानी इतना डिग्री पे बॉयल कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल कर रहा है, 0 पे फ्रीज कर रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर हम जाएंगे, उसके पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को डील कर लें। तो ये हमारी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे कि आप कंटेनर को पिस्टन से ढके थे ना, और जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, पानी भाप बन के उड़ रहा था। वहाँ पे पानी जैसे वेपोराइज होकर उड़ रहा था तो पिस्टन पे क्या लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था कि जल्दी से क्या हो जाए, इसको बाहर निकल जाए। पिस्टन ढका हुआ है तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जो पानी, जो पिस्टन के नीचे वाला जो पानी था सरफेस में, प्रेशर क्या होता रहता है, देखते हो कुकर में बंद कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और एक टाइम इतना बढ़ जाता है कि सीटी को उठा देता है कि नहीं। तो सिमिलरली क्या होगा, प्रेशर पानी के अंदर पिस्टन के नीचे वाला भाग में क्या होता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। वहीं प्रेशर जब बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, जब पानी का वेपर प्रेशर, याद रखिए, जब पानी का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, NBP। तो अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या बोलोगे, इट इज द टेम्परेचर। ये कैसा टेम्परेचर है, पानी को हम टेम्परेचर देते हैं ना, तो इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर लगता है, बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर वाला प्रेशर है उसके इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा क्या,
बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बाहर वाला हमारा 1 atm है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे NBP बोलते हैं। NBP मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, दैट मीन्स 10⁵ पास्कल वाला है, तो क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं NBP मीन्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगला है रॉल्स लॉ। इसी वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट देखते हुए रॉल्स थे, रॉल्ट का लॉ आ गया। क्या गया? रॉल्स लॉ आ गया। एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है रॉल्स लॉ, और उसके बाद आ जाएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक ही क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है? रॉल्स लॉ। कैसा लॉ है? रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके 3 मार्क्स इससे आएंगे या 4 मार्क्स एग्जाम में आएंगे रॉल्स लॉ से। किससे? रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ में आपको बता दूं, देखिए हुआ क्या था, आपने पढ़ा होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे कोई सॉल्वेंट में आपने 2 सॉल्यूट मिलाया है, कितना मिलाया है? 2 सॉल्यूट। एक सॉल्यूट है A, एक सॉल्यूट है B, है कि नहीं? जब गर्म करोगे तो इसका प्रेशर अलग लगेगा, इसका प्रेशर क्या होगा? अलग लगेगा, है कि नहीं? A वाला पार्ट का अलग लगेगा, B वाला पार्ट का क्या लगेगा? अलग लगेगा। अगर दोनों को मिला कर प्रेशर पूछे तो क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर। अगर मैं बोलूँ कि नहीं बताओ सिर्फ A का, तो बोलते हो पार्शियल प्रेशर। बताओ सिर्फ B का, तो पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होता है? टोटल प्रेशर हो जाता है कि नहीं? तो उसमें ये देखा गया क्या? मोल फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि 2 मोल आप A मिलाए, 3 मोल आप क्या मिलाए? B मिलाए, मतलब कुछ मोल अलग अलग करके मिला दिए, है कि नहीं? तो उसमें ये पाया गया, रॉल्स ने ये कहा था कि हमने ये देखा है क्या, कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता है। रॉल्स लॉ का पहले डेफिनेशन हिंदी में बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में लिखूंगा। रॉल्स ने ये कहा था क्या, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट क्या किए गए हों, पानी में मिलाए गए हों, तो उस टाइम जब वेपर प्रेशर जो निकलता है उसका ज़्यादा होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये बात सही भी है कि बहुत सारे चीज़ को मिलाया गया है, जिसकी क्वान्टिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसी का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मान लीजिए A का मोल फ्रैक्शन का ये है, आप लोग पढ़े होंगे, मोल का भी फ्रैक्शन का भी है, तो अगर का ये ज़्यादा होगा तो PA भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कैसी कैसी चीज़ें होंगी मैं आपको बताने वाला हूँ। रॉल्स लॉ को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग फेयर कीजिए, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हट जाता हूँ मैं, इसको आराम से लिख लीजिए जल्दी से। गुड, लिखिए इसको। देखिए, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का जो है रॉल्स लॉ को मैं थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा। रॉल्स लॉ में थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना है, तो रॉल्स लॉ को थोड़ा सीरियसली आप लोग लीजिए। देखिए रॉल्स लॉ में हुआ क्या था, ये लिक्विड में 2 कंपोनेंट हमने डाला है, एक A डाला है, क्या डाला है? B डाला है। इस A का ये लिक्विड फेज है, जिसका मोल फ्रैक्शन है का ये, इसका मोल फ्रैक्शन है क्या है? का B, ठीक। लिक्विड फेज है, जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा? वेपर होकर बन के उड़ेगा यहाँ से। तो जैसे A और B जो थे यहाँ पे वेपर बन के उड़े, तो इसका प्रेशर मान लीजिए PA लग रहा है, इसका प्रेशर क्या लग रहा है? PB लग रहा है, ठीक। और आपको ये बताया था जैसे ही ये इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन का भी काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? वेपर फेज है। ये क्या है? वेपर फेज है, ठंडा होकर पानी फिर से नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन इट्स सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन इट्स सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में लिक्विड कंपोनेंट है A और B, इनका वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या कि जो इस लिक्विड में 2 हमने कंपोनेंट मिलाया है लिक्विड के, एक A और एक B, तो A का प्रेशर अलग लगेगा, B का प्रेशर अलग लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा? तो ये जो प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उसके मोल फ्रैक्शन से। किसके? उसके मोल फ्रैक्शन से। तो देखिए हियर A एंड B आर मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। A और B को मिला दिए तो ये चीज़ देखने को मिली। रॉल्स लॉ क्या कहता है? क्या रॉल्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर PA, जो प्रेशर ऑफ A होगा, ध्यान दीजिए, जो ये प्रेशर ऑफ A है, जो प्रेशर ऑफ A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहाँ लिखा है कि जो प्रेशर ऑफ A होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ A के बराबर होगा। तो जो प्रेशर ऑफ A होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और जो प्रेशर ऑफ B होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। करेंगे क्या? ये PA है, ये PA है, ध्यान दीजिए PA कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर। PA कहने का मतलब क्या? पार्शियल प्रेशर। मतलब 2 चीज़ में, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मेरा दोस्त है, किसी गेट को खोलना है, तो 2 आदमी है ना, दोनों आदमी मिल के गेट खोलेंगे तो उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। लेकिन बोलेगा जा तू ही खोल दे, तो मैं जिसे खोलूंगा तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। अगर वो जाएगा खोलने के लिए तो उसका भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। तो वही कहानी क्या है कि ये PA है, और PA इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू देंगे और कोई कांस्टेंट घल देंगे और वही देंगे क्या? PA की तरह ही देंगे, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद बोलेंगे x का ये। देखिए
तो फॉर्मूला हो गया क्या पी ए का, पी नॉट ए का ये। याद रखना पी नॉट ए एक्स से आप लोग बोल सकते हो। याद करने का तरीका ये है क्या कि पी ए का फॉर्मूला होता है क्या, पी नॉट ए एक्स से। पी बी का फॉर्मूला सेम ऐसे हो जाएगा, पी बी का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा क्या, पी नॉट बी एक्स बी। पी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब जो ये पी ए और पी नॉट ए में क्या अंतर है देखिए बता रहा हूँ। जो पी ए है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में इसका कितना प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। दो आदमी थे लेकिन दो आदमी में से इसका कितना लग रहा है उसको बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर। तो जहाँ पी ए हो गया तो पी ए का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स सॉल्यूशन। लेकिन जहाँ नॉट लग गया, नॉट मतलब होता है प्योर, तो बोलोगे प्रेशर ऑफ प्योर है। क्या बोलोगे, प्रेशर ऑफ प्योर है। इस तरह ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन इट्स सॉल्यूशन और पी नॉट बी मतलब प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो पी ए पी बी लिख दिया हूं। अगर कोई बोले पी नॉट ए का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्रेशर ऑफ प्योर ए। इस पी नॉट बी का मतलब क्या होगा, तो प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्रेशर ऑफ प्योर बी। अगर ए का बोले तो पार्शियल प्रेशर, बी का बोले तो ये। आपको ये पता है ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जोड़ने पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे दो सॉल्यूट लिए, दो यहाँ पे लिए गए थे लिक्विड कंपोनेंट ना, ए और बी। ऐसे ऐसे जब आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हो, ए बी सी डी ई बहुत सारे हो, सबका अगर मोल फ्रैक्शन को आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी की तरह। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट है, सबको आप निकाल के जोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी। तो सिमिलरली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। का ए प्लस का बी की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब आता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन ने क्या कहा था कि जो टोटल प्रेशर होता है पीटी, पीटी मीन्स जो टोटल प्रेशर होता है, पीटी मीन्स जो टोटल प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर किसके किसके सम के बराबर आएगा, टोटल प्रेशर जो होगा ए का प्लस बी को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर नहीं आ जाएगा। तो बोलता है डाल्टन ने बोला था क्या कि जो टोटल प्रेशर होता है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल प्रेशर। तो सम ऑफ ऑल प्रेशर कौन कौन, तो एक प्रेशर लग रहा है हमारा पी ए लग रहा है और एक कौन लग रहा है, पी बी लग रहा है। तो पी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी। आपको पता है पी टी इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी। हो गई कहानी, डाल्टन्स लॉ की ये कहानी। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ध्यान देना ये पी टी जो है क्या है, क्या है, वेपर फेज का। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये ठंडा होकर ये भी तो प्रेशर लगाएगा, कंडेंसेट हो गए। बोलिए, ये तो लिक्विड फेज का प्रेशर था ना, पी ए और पी बी। ये किस फेज का था, लिक्विड फेज का था। ये ए बी दोनों क्या थे, लिक्विड कंपोनेंट थे। और ये का भी क्या थे, ये मोल फ्रैक्शन थे। होता क्या है कि इस लिक्विडस फेज का एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलेंगे गामा है, इसको क्या बोलेंगे, गामा बी। क्या बोलेंगे, गामा है, और इसको क्या बोलेंगे, गामा बी। ये हमारा जो कंडेंस हुआ, जो ठंडा होकर नीचे आएगा ना, तो ही प्रेशर लगाएगा। तो जो वेपरस फेज होता है गामा ए और गामा बी, ये तो क्या है, लिक्विडस फेज है ना। पी ए और पी बी क्या है, लिक्विडस फेज का प्रेशर है। तो जो हमारा गामा ए होता है, गामा है, इसका प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई में टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई में टोटल प्रेशर। और आपको पता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। और पी टी का फॉर्मूला आपने भी लिखा है वहाँ से, क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। इस तरह पूछेगा, गामा भी पूछेगा, क्या पूछेगा, गामा भी पूछेगा। तो बी के लिए पी बी बाई पी टी, पी बी का फॉर्मूला पी नॉट बी एक्स बी बाई सिम वही पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोले कोई दिक्कत हो। इसी तरह क्या करेंगे, पूरा इस क्या बोलते हैं इसको, रॉल्स लॉ को, एक्सप्रेशन को अगर आप लिखोगे तो एग्जाम में 4 मार्क्स मिलेंगे। रॉल्स लॉ क्या था, एक हमारा सॉल्यूशन था जिसमें 2 लिक्विड कंपोनेंट थे, जिसका मोल फ्रैक्शन एक ककाई था एक ककाई भी था। हुआ क्या, जैसे ही हमने प्रेशर लगाया तो जितना प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, जिसको काई आप लोग बोलते हो। याद करने के लिए बोल रहा हूँ, अलग अलग लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हो। और 1 बाई 1 करके सबका निकाल दिया। अगर नॉट लग गया तो प्योर ए, और नहीं लगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स सॉल्यूशन। जितना मोल फ्रैक्शन है सबका सम क्या आएगा, सबका सम क्या आएगा, सबका सम 1 आएगा। यहाँ लिख दिया होगा का ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। आप चाहो तो लिख सकते हो का ये भी क्या है, ये का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ए का। और ये का भी क्या है, एम एफ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बी का।
इतनी चीज़ें आपको पता है, 11th में आपने पढ़ा होगा ना मोल फ्रैक्शन, तो वही चीज़ें तो है। इतना लिखिए आप लोग। इतना लिखने के बाद क्या करूँगा, आपको थोड़ा आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में बता दूँ। ये क्या है, रॉल्स लॉ। क्या है, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ एग्जाम में 4 मार्क्स आपको देगा, तो प्लीज़ थोड़ा डिटेली इसको पढ़िए और आप थोड़ा इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए फट से। अब जो ये लिक्विड सॉल्यूशन का रॉल्स लॉ है, ये रॉल्स लॉ को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली समझेंगे। जो ये हमारा रॉल्स लॉ है, इस रॉल्स लॉ को हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। तो रॉल्स लॉ को ग्राफिकली आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसको एक ट्रिक से बताऊँगा। क्या करूँगा, ट्रिक से बताऊँगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपके पास कितने पॉइंट है, आपके पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट क्या है, ये। 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट पे। ध्यान दीजिएगा कितने आपने लिक्विड कंपोनेंट लिए थे, लिक्विड कंपोनेंट हमने लिए थे 2। कौन कौन, एक लिया था ए और एक लिया था क्या, बी। तो करते क्या, देखिए पहले बी को रखते हैं यहाँ। ये याद रखिएगा कि लेफ्ट में हमेशा बी को रखेंगे और राइट में हमेशा किसको रखेंगे, ए को, और वो प्योर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्योर। तो यहाँ रखेंगे हम प्योर बी। क्या रखेंगे, प्योर बी। यहाँ रखेंगे हम प्योर ए। क्या रखेंगे, प्योर ए को रखेंगे। अच्छा, प्योर ए रखने का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 1 होगा, और तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम होता है कितना, 1। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्योर ए की, तो प्योर ए यहाँ पे ए है तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ बी है तो प्योर बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 और ए का यहाँ कितना हो जाएगा, 0। ये देखिए ये प्योर ए है। प्योर ए के प्रेशर क्या बोलते हैं, प्योर ए के प्रेशर को बोलते हैं पी नॉट ए, प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर बी के प्रेशर क्या बोलते हैं, पी नॉट बी, प्रेशर ऑफ प्योर बी। पढ़ना बताया था ना, पी नॉट ए कहने का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी नॉट बी कहने का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर बी। अगर मैं बोल दूं पी ए का मतलब, तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स सॉल्यूशन। अगर मैं बोल दूं पी बी, तो बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन इट्स सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये है क्या है, प्योर ए है। तो प्योर ए के प्रेशर क्या बोलते हैं, प्योर ए के प्रेशर को बोलते हैं पी नॉट ए। प्योर ए के प्रेशर क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। ये प्योर बी के प्रेशर क्या बोलेंगे हम लोग, पी नॉट बी, है कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, बी से कहाँ चलेंगे, ए की ओर चलेंगे। इस ए से कहाँ चलेंगे, बी की ओर चलेंगे, और यहाँ से लेके कहाँ से चलेंगे, ये चलेंगे। तो दोनों का है प्रेशर, तो क्या है, ये टोटल प्रेशर है, पीटी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, पीटी का ग्राफ। पीटी मतलब टोटल प्रेशर, पीटी मतलब टोटल प्रेशर। पी नॉट बी से लेके पी नॉट ए का बीच क्या है, ये पीटी है। ये देखिए हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, पी नॉट ए पे पहुँच रहे हैं ना। कहाँ पहुँच रहे हैं, पी नॉट ए पे पहुँच रहे हैं। देखिए ग्राफ से कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, पी नॉट ए पे ना। तो पी नॉट ए तो प्योर हो गया ना, तो उससे कम क्या होता है, पी ए होता है। तो ये हो जाएगा किसका ग्राफ, ये हो जाएगा आपका पी ए का ग्राफ। ये देखिए पी ए से कहाँ जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं ना, तो ये किसका हो जाएगा ग्राफ, ये पी बी ग्राफ हो जाएगा। देखिए पी ए, बताइए आप ही बताइए कि पी ए ज़्यादा होगा कि पी नॉट ए ज़्यादा होगा, प्योर वाला हमेशा ज़्यादा होगा। तो पी नॉट ए हमेशा ज़्यादा होगा, तो उससे कम जो भी होगा क्या होगा, पी ए होगा। पी नॉट बी हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जो उससे कम वाला क्या होगा, पी बी होगा। यहाँ पे बी को रखा, यहाँ किसको रखा, ए को रखा, और ग्राफ मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने आपको आना चाहिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं। यहाँ आपके एग्जाम में आपके 3 मार्क्स के आएंगे। आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे। इस बार भी एग्जाम में आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस आपको बताना था, है कि नहीं। देखिए बता रहा हूँ, इसमें मैं 3 पॉइंट बताया हूँ अभी, क्योंकि 3 पॉइंट आपको अभी समझ में आएंगे। बाकी के जो 4, 5, 6 जो पॉइंट है वो ग्राफिकली हैं, वो आपके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ लोगे उसके बाद आपको समझ में आएंगी। इसीलिए मैं उसको लिख दिया हूँ लेफ्ट। आप जब फेयर बनाना तो 3 तक ही लिखना, आगे के 3 क्या कर देना, छोड़ देना, उसको मैं लास्ट में भरवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या है, देखिए आइडियल सोल्यूशन है, एक साइड लिखा हूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल में 2 भाग होता है, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है कि नहीं। मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, जो सॉल्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आइडियल सॉल्यूशन है, ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक में है पॉजिटिव डेविएशन और एक में कैसा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। ध्यान दीजिएगा, ये ओबे करता है रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ मतलब वहीं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, वहीं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। दैट मीन्स लिक्विड कंपोनेंट का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, उसके मोल फ्रैक्शन से, है कि नहीं। लिक्विड कंपोनेंट का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होता है, उसके मोल कंपोनेंट से। यही किसने कहा था, रॉल्स ने कहा था, है कि नहीं। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो फॉलो करता है
रॉल्स लॉ को ओबे करता है। ये दोनों वाले हो, क्यों ना पॉजिटिव वाला हो क्यों ना नेगेटिव वाला, दोनों ओबे नहीं करते हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस क्या है, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसे हमने दो हमने लिक्विड कंपोनेंट लिया था ना, ए लिया था और क्या लिया था, बी लिया था। तो भाई लिक्विड कंपोनेंट लिए होंगे तो आपको बताया था ना कि लिक्विड कंपोनेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लिक्विड कंपोनेंट क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो वही कहानी यहाँ पे डील करेंगे। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका, देखिए दोनों सेम वाले हो, जैसे आपने ए बी लिया था ना, दोनों अलग अलग लिया था, आप दोनों ए ले लो सेम ले लो, या दोनों बी ले लो ये भी सेम, या ए बी ले लो, सबका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या आता है, सेम आता है। देखो ए वाला ले लो या बी वाला ले लो या ए बी वाला ले लो, सबका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या आता है, सेम आता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्शन वाला में सेम वाला ज़्यादा होता है। देखो ए वाला बी वाला क्या है, अपोजिट वाले से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, वीक होता है। बताओ सेम चीज़ अगर जुड़ी हुई है तो वीक होंगी ना। ये अपोजिट चीज़ें क्या होंगी, बताओ। ये लड़का है, ये लड़का है, दोनों लड़का जुड़ा हुआ है। यहाँ एक लड़का है एक लड़की है, क्या समझ रहे हो, कौन ज़्यादा मजबूत होगा, ये लड़का वाला। हाँ क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। यही निगेटिव में देखो, अगर निगेटिव थॉट सोचते हो कह रहे भाई ये लड़का है, ये लड़का लड़की है, हाँ लड़का लड़की है, अच्छा ज़्यादा मजबूत लड़का लड़की होगा, निगेटिव बात। तो अगर निगेटिव माइंड सोचोगे तो सोचो ऐसे, निगेटिव माइंड से सोचोगे तो ये ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो निगेटिव वाले में अगर निगेटिव डेविएशन होगा तो निगेटिव डेविएशन गलत सोच रहा है, इसका मतलब अपोजिट वाला, मतलब एक ए तो एक बी, तो ए बी वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा सिमिलर वाले से। ये पॉजिटिव सोच रहा है बंदा, इसीलिए क्या होगा, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे लड़की से कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है भाई नहीं है तो सेम वाला ज़्यादा हो जा। मैं निगेटिव बंदा हूँ, मैं निगेटिव सोचूंगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ए बी वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वो क्या होगा, वहाँ वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये बेचारा वीकर हो जाएगा, है कि नहीं। आपने पढ़ा होगा कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, कोई भी रिएक्शन को कराने के लिए डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी। आपने थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाया था कि जो डेल्टा जी होती है गिव्स फ्री एनर्जी, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। कोई भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस कराना है, लगातार अगर उस रिएक्शन को कराते रहना है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और ये जो डेल्टा एस इंट्रोपी है, जो ये इंट्रोपी है, आपने पढ़ा होगा तीन चीज़ पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा, तीन चीज़। एक आपने पढ़ा होगा डेल्टा एच इंथैल्पी, डेल्टा एस इंट्रोपी, एक आपने पढ़ा डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ये तीनों आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। डेल्टा एच मीन्स इंथैल्पी, डेल्टा एस मीन्स इंट्रोपी, और डेल्टा जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी है, आपको उतना पता होना चाहिए। तो ये देखिए सब में सेम होगा। इंट्रोपी देखिए, अगर गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, याद करिए गिव्स फ्री एनर्जी, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो समझना क्या होगा, रिएक्शन हमारा होगा, रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और रिएक्शन अगर डेल्टा जी निगेटिव होता है तो याद रखना इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी अगर निगेटिव तो इंट्रोपी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो वहीं देखो डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, तो इंट्रोपी सब में क्या लिखा हूँ, पॉजिटिव लिखा हूँ, जीरो से बड़ा लिखा हूँ। तीन केस में यहाँ लिख दिया हूँ कि एक फॉलो करेगा रॉल्स लॉ को तो आइडियल होगा, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा। उसके बाद मैं क्या लिखा हूँ कि अगर इसमें आ जाए तो सारा का सारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है, क्यों ना वो ए हो, बी हो, ए बी हो। बट अगर पॉजिटिव वाला में जाएंगे तो सेम वाला ज़्यादा होता है, इसलिए वो वीकर होता है, और नेगेटिव सोचेंगे तो अपोजिट वाला ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर होता है। डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, तो डेल्टा जी जहाँ निगेटिव होगा वहाँ डेल्टा एस मीन्स इंट्रोपी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वह इंट्रोपी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस ग्राफ को बताने के लिए मैं क्या किया हूँ, ये प्योर बी कर दिया, यहाँ पे यहाँ प्योर ए रख दिया हूँ। प्योर बी के प्रेशर को बोलते हैं पी नोट बी, प्योर ए के प्रेशर को बोलते हैं पी नोट ए। जो यहाँ से ग्राफ जाएगा वो पीटी ग्राफ होगा। फाइनली हम कहाँ पहुँच रहे हैं, पी नोट ए के लिए, प्योर ए के लिए, इसलिए पी ए है, और यहाँ पहुँच रहे हैं प्योर बी के लिए, इसलिए क्या है, ये पी बी है। ग्राफ को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, और फेयर कॉपी में ये 4, 5, 6 तीनों स्पेस खाली छोड़िएगा, है कि नहीं। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, इसको लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक अलग लेक्चर लेके आऊँगा, तो उसको लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर वीडियो जितने पुरानी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जैसे आपका केमिकल काइनेटिक्स है, आपका थर्मोडायनामिक्स है, फिर से आपका क्या केमिकल काइनेटिक्स हो गया आपका, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब चैप्टर आप लोग देखिए। ये क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सारा चैप्टर आप देख के आइए, उसके बाद एंजॉय लेके पढ़िए, क्योंकि पिछली वाली चीज़ें अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी उतनी। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपको क्या करूँगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और मैं आपको समझा भी दूंगा। तो ठीक है, हमारे वीडियोस जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, इसको लिख लीजिए।